साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान जो कि पॉलिटी के अंतर्गत आता है, तो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है जिसका टाइटल है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 2 पार्ट 1 क्लास 6 में पढ़ाया जाता है। इस पुस्तक में टोटल 9 चैप्टर हैं, जिसका जो पहला चैप्टर था समानता अर्थात इक्वलिटी, उस चैप्टर को हम लोग पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम लोग इसका चैप्टर नंबर 2 जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर जो ये चित्रों का एक कोलाज बनाया गया है, इस चित्रों के कोलाज को एक बार ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर। और ये है एक चित्र, तो ये कोलाज आपने देख लिया होगा। अब चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। तो लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। तो इस अध्याय में हम लोग स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे तथा यहाँ पर जो हम लोगों ने कोलाज देखा, अब प्रश्न उठता है कि स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ जो है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना है। यदि साधारण अर्थ में देखें तो यही होता है ना स्वास्थ्य का मतलब, कि हमारा बीमारियों चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। हमने जो ऊपर कोलाज देखे जिसमें कई सारी चीज़ें दिखाई गई थी, तो उपयुक्त कोलाज में से कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा आपने। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य है। जहाँ पे जो हमने यहाँ पर कोलाज जो भी देखा, यहाँ पर इस प्रकार से दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पे कोलाज में जो भी फोटो है, ये सब के सब स्वास्थ्य से संबंधित हैं किसी न किसी तरीके से। तो यही यहाँ कहा गया है कि ये जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो सभी चीज़ें जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित हैं। अब आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है कि बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। अब यदि इसको उदाहरण समझें, तो उदाहरण के लिए यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू जो हैं वो स्वास्थ्य के हिस्से अर्थात स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करेंगे, मतलब उसको देखेंगे। तो यहाँ पर आगे आपको 2 तालिकाएँ दी गई हैं, ठीक है। अब इसमें एक तालिका में जो है कि भारत ने अभी तक क्या अचीव किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या अचीवमेंट है, और दूसरा देखेंगे कि अभी भी भारत किन समस्याओं से जूझ रहा है। तो इसमें यदि पहले जो तालिका है इसमें यदि देखें तो यहाँ बताया गया है कि संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक जो है नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। यही इसका एक दूसरा पहलू भी है कि भारत के अधिकांश डॉक्टर जो हैं वो शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टरों तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले देखा जाए डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। दूसरा देखते हैं अचीवमेंट के रूप में, तो पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। यदि आप सन 1950 में देखें तो भारत में केवल 2,717 अस्पताल थे। उसके आगे चल के सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे, और यदि 2017 के आंकड़ों को देखें तो यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। इस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं की जो सुविधा है वो काफ़ी बढ़ी है। परंतु इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो क्या है कि भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक अर्थात टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है और यह संख्या जो है कम नहीं हो रही है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं अचीवमेंट के रूप में। तो भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं, मतलब जिनका यहाँ पर आने का मूल उद्देश्य क्या होता है, चिकित्सा सुविधाओं को अवेल करना या प्राप्त करना है। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में या अस्पतालों से की जा सकती है। अब इसका दूसरा पहलू भी देखते हैं
हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे, मतलब जो भारत जो देश है या यहाँ की सरकार है वो सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रही है। संचारणीय जो बीमारियां हैं वो पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है, मतलब अगर स्वच्छ जल नहीं हो प्राप्त होगा तो इससे जो जल के माध्यम से जो बीमारियां फैलती हैं उनका फैलाव ज़्यादा होगा। इन बीमारियों में से 21% जो है वो जल जनित, मतलब जो संचारणीय बीमारियां होती हैं, ठीक है, जो संचरण के माध्यम से फैलती हैं, उनमें से 21% जो बीमारियां हैं वो जल के द्वारा ही फैलती हैं, जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। अब एक अन्य अचीवमेंट को देखें तो भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात किया जाता है, अर्थात हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं दूसरा इसका पहलू क्या है कि भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। तो यहाँ पर हमने भारत के स्वास्थ्य के संबंध में जो अचीवमेंट है और जो यहाँ पर दिक्कतें हैं या जो समस्याएं मुँह खोले हुए खड़ी हैं उनको यहाँ पर हम लोगों ने देखा। अब इसी के बारे में और चीज़ों को देखें तो बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सकें। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है जो परामर्श दे सकें, रोग की पहचान कर सकें और इलाज कर सकें। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की जरूरत पड़ती है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव है और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गाँव में फैली हुई है, मतलब जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो फैली हुई हैं। इस विषय पर हम आगे चलकर और अधिक से विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध हैं। तो ये तो कुछ अचीवमेंट हैं। फिर भी जो दूसरा स्तंभ जो हम लोगों ने ऊपर देखा वो दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपर्युक्त जो हमने अचीवमेंट देखे तो वो सकारात्मक पहलू में है। तो उपर्युक्त विकास, सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके पीछे के जो कारण हैं उन कुछ कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा होगा जो कि एक सरकारी अस्पताल का है। आप सरकारी अस्पतालों में यदि कभी जाएं तो देखेंगे कि किस प्रकार से मरीजों की लंबी लंबी लाइन लगी होती हैं। तो यह भी एक प्रकार से क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है वो एक समस्या ही है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से भारत में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हाकिम शेख की कहानी है। हाकिम शेख जो है ये पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतिहार मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वो चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। दूसरे, अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी, जब वहाँ पर एक तो भर्ती नहीं किया, जब दूसरे अस्पताल में ले गए तो दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज की जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उनके उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर के हाकिम शेख एवं जो जिस संगठन से संबंधित थे PBKMS, इन दोनों ने मिलकर के कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। अभी आगे हम लोग आगे देखेंगे कि इस कोर्ट में जो मुकदमा जाता है इसमें जो न्यायालय है क्या फैसला देता है। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग किस प्रकार से जो इलाज का खर्च का बर्डन होता है वो किस प्रकार से पड़ता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको भी एक कहानी के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से देखते हैं। अमन और रंजन जो हैं दो अच्छे मित्र हैं।
रंजन का जो परिवार है वो संपन्न है। यहाँ पर ये रंजन है और ये आपका अमन है। रंजन कार से स्कूल आता है और रंजन जो है ये कार से स्कूल आता है और अमन जो है वो बस से स्कूल आता है। तो रंजन का परिवार संपन्न है, साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। यहाँ पर एक कहानी दिखाया गया है कि दोनों ही स्कूल पहुँचते हैं। जो रंजन है वो कार से स्कूल जाता है और अमन जो है वो आपका बस से आता है। रंजन जो है वो पूछता है अमन से, अरे अमन, बड़े दिनों के बाद मिले, कैसे हो? इसके बाद जो अमन था उसने कहा कि मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। तो इस पर रंजन कहता है कि अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था और मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। ये रंजन कह रहा है। अब रंजन जो है अपने जिस अस्पताल में वो अपना इलाज करवाता है वहाँ के बारे में बताता है कि किस प्रकार का अस्पताल था, किस प्रकार से उसे सुविधाएं वहाँ पे मिली। तो रंजन बताता है कि अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती हैं। जब हम लोग रिसेप्शन पर गए, रंजन कहता है कि जब रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बहुत अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ़ सुथरा और जगमग था, ऐसा इसने वर्णन किया। इसके बाद रंजन कहता है कि डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग जो है दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। किस प्रकार की ये बात कर रही थी? जो महिला इसका खून ले रही थी, तो महिला इससे कहती, क्या तुमने रियलिटी टीवी बैटमैन वाला चुटकुला सुना? तो एक प्रकार से जिससे कि उसे दर्द का एहसास ना हो। फिर जब सारे परीक्षणों के नतीजे आ गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। ये रंजन कह रहा है। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। मुझे सिर्फ वायरल हुआ, मतलब रंजन को सिर्फ वायरल हुआ है, और उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा। रंजन का और डॉक्टर का क्या संबंध होता है उसका एक उदाहरण है कि डॉक्टर कहते हैं कि हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है और यह सफ़ेद वाली सोने से पहले। यह शरीर के दर्द के लिए है और यह एक सिरप है और घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। तो रंजन जो है धन्यवाद डॉक्टर कहता है और कहता है कि मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा। तो ये रंजन बताता है अपने एक्सपीरियंस को। अब फिर रंजन कहता है कि तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गए? तो अब जो है अमन जिस सरकारी अस्पताल में आता है वहाँ का वर्णन करता है। तो अमन कहता है कि अमन बताता है कि हाँ, वह तुम्हारे अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उसमें बहुत समय लगने वाला था। और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए, हम ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ा हमें। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। और जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा, मतलब जांच कराने के लिए, जहां जांच के लिए खून लिया जा रहा था और वहां भी बहुत भीड़ भड़का हो रहा था। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहां पर कोई दूसरी डॉक्टर बैठी हुई थी। तो डॉक्टर ने क्या कहा, जो दूसरी डॉक्टर थी, कि मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ, मतलब अमन के पिता से, और खून की रिपोर्ट भी, और जल्दी करो क्योंकि लंबी भीड़ थी तो सबको उनको देखना था। और डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि इसे वायरल हुआ लगता है, कोई फिक्र की बात नहीं, बुखार उतारने की या गोली इसे देनी है, बस, और कुछ नहीं। मेरा अस्पताल तो बहुत बढ़िया, रंजन कहता है कि मेरा अस्पताल तो बहुत बढ़िया था, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में खर्च ज़्यादा हो गए। वहीं अमन कहता है, अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए। तो यहाँ पे ये जो पूरी कहानी है, आप इसे समझ सकते हैं कि निजी जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं और जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएँ, वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो जो उपयुक्त कहानी हम लोगों ने पढ़ी अमन और रंजन की, उससे आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। पहला सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सबसे पहले हम लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लेते हैं। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र
व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर देखें तो एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। और बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हमने हाकिम शेख की कहानी में किया था। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। एक प्रश्न उठता है कि इसे सार्वजनिक क्यों कहा जाता है, तो कई कारण हैं। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। तो पहला कारण ये है। दूसरा, इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए, मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि पर पानी एकत्र न होने दें। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो टैक्स है, हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए। तो इससे थोड़ा समझ में आएगा कि आखिर जो टैक्स हम देते हैं उसका होता क्या है। सरकार जो है टैक्स से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है, जैसे कि प्रतिरक्षा तथा डिफेंस, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि। कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्सेस से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिससे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्र होते हैं अर्थात मिसाइल वगैरह, उससे संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व जो रेवेन्यू आता है उससे ही चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को सेवाएं प्रदान करती हैं जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण जो है स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ समझ में आता है कि जो टैक्सेस लोगों के द्वारा सरकार को दिया जाता है उसका उपयोग किस प्रकार से होता है और हमें टैक्स क्यों देना चाहिए। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो हाकिम सेब का जो प्रकरण था उसको यदि हम पुनः याद करें तो अब हमको यदि हम जानना चाहें कि उस मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय किया, तो उस कोर्ट के निर्णय को पर आने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि सरकार का कार्य क्या है स्वास्थ्य के संबंध में, या सरकार के कर्तव्य क्या हैं। तो हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना जो है ये सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। ये आपका संविधान के आर्टिकल 21 के तहत ये प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है, जो कि हमें संविधान में आर्टिकल 21 के तहत बताया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करें। एक यहाँ पर आंकड़ा है कि एक सरकारी अस्पताल में ये जो आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत यहाँ पर है। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है।
तो कहीं ना कहीं जो है सरकारें अपने नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे पा रही हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने अर्थात क्लिनिक चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिन्हें शॉर्ट में RMP कहते हैं, ये मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं भी हैं, जो जिसको प्रयोगशालाओं का पैथोलॉजी कह सकते हैं, जो परीक्षण करती हैं, वह विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करती हैं या उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयां खरीद सकते हैं, अर्थात मेडिकल स्टोर हैं। तो जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं, और शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें अथवा मेडिकल स्टोर देखी जा सकती हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे कि स्वास्थ्य सेवा और समानता अर्थात इक्वलिटी, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? यह एक प्रकार का प्रश्न है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि वह यथास्थिति क्या है। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं, परंतु सार्वजनिक जो सेवाएं हैं वो नहीं बढ़ रही हैं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी और जो निजी सेवाएं हैं ये शहरी क्षेत्रों में ही केंद्रित हैं मूलतः। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं। बहुत से लोग उन्हें खरीदने में असमर्थ होते हैं, समर्थ नहीं होते हैं, और इसलिए जब परिवार में बीमारी आती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, या महंगी दवाइयों को लिखते हैं। जो कंपनियों के प्रोडक्ट होते हैं जो काफ़ी महंगी हैं जेनरिक दवाइयों से, उन्हीं को वो प्रेफर करते हैं या रिकमेंड करते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। जैसे इसके संदर्भ में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता जो इथिक है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनरिक नाम ही, दवाइयों के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्त और उपयुक्त रूप में हो, मतलब सही तरीके से हो। आगे चलते हैं, आगे थोड़ी और बातें करें। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही जो हैं वो बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते हैं, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोगों का खर्चों का भुगतान जो है करने के लिए उन्हें पैसे उधार लेने पड़ते हैं, या उधार लेते हैं, या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। इनके साथ ऐसी स्थिति बार बार क्यों आती है कि गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए, तो इस प्रकार से इनका शरीर जो है वैसे ही कमज़ोर होता है। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है, और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्च से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है और वो ऋणग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि केवल पैसा ही एक बाधक है। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है, ऐसा हमारे समाज में होता है। और कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वह भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। कई जगह पे क्या जो स्वास्थ्य केंद्र काफ़ी दूर दूर तक होते हैं, तो कई किलोमीटर जो है बहुत पैदल चलना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक गर्भवती औरत को एक योग डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि क्या किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जो है जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर
और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी निर्भर है। तो इस प्रकार से इसके दो आधार होते हैं, मतलब दो चीज़ों पर डिपेंड होता है। पहला कि जो आधारभूत सुविधाएं हैं और जो उनकी सामाजिक स्थिति है, और दूसरा जो स्वास्थ्य सेवाएं जो उनको उपलब्ध होनी चाहिए उसके ऊपर। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। मतलब कि लोगों के जो जीवन की आधारभूत सुविधाएं हैं और जो उनकी सामाजिक स्थिति है उसको भी बेहतर करना चाहिए, और दूसरा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम समझेंगे। इससे पहले यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका जो टारगेट नंबर या गोल नंबर जो 3 है, गोल नंबर 3 किससे संबंधित है? वो उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग से संबंधित है। जबकि जो हम लोगों ने पहला चैप्टर इक्वलिटी वाला पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 को देखा था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 क्या था? जीरो हंगर से संबंधित था, और ये आपका उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली संबंधित है। तो कई बार क्या होता है परीक्षाओं में आपसे इससे मिलान कराने के लिए पूछ लेता, तो इसको भी याद करते चलिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझें। तो केरल का अनुभव थोड़ा सा देखते हैं कि 1996 में क्या किया गया। केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इन्होंने राज्य के पूरे बजट का 40% जो है वो पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थीं। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के लिए विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका, क्योंकि जो पंचायत स्तर पे है उन्हें समस्याओं की अधिक जानकारी होती है कि उनके पंचायत में किस तरह की सुविधाओं की ज़रूरत है। तो इससे जो है इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गाँव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रहीं, जैसे दवाइयों की कमियां, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। और इन समस्याओं को, जो ये समस्याएं बची हुई, इनको दूर करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे केरल का अनुभव यह बताता है किस प्रकार से जो है वहाँ पर लोगों के जीवन स्तर या स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयास किया गया। अब एक अन्य उदाहरण जो है, हम लोग एक देश का उदाहरण देखते हैं। और देश का उदाहरण देखने से पहले यहाँ पर यदि आप मैप देखेंगे भारत का, तो आप थोड़ा सा केरल को भी देख सकते हैं। ये आपका केरल है और इसकी बाउंड्री इधर तमिलनाडु से और इधर जो है आपका कर्नाटक से जुड़ी हुई है। और ये जो ये तट है इसे क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। ठीक है। तो और जो पूरब वाला है, पूर्व डायरेक्शन जो है ये कोरोमंडल तट है। अब आगे आते हैं कोस्टारिका का। जो कोस्टारिका एक कंट्री है, इसका उदाहरण देखते हैं कि कोस्टारिका ने अपने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छा करने के लिए क्या तरीका अपनाया। तो कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने भारत के अंदर केरल राज्य का उदाहरण देखा और विश्व के अंतर्गत कोस्टारिका का उदाहरण देखा। तो इस प्रकार से यह जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट होता है। कुछ अन्य चीज़ों को भी देखें, जैसे कि संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा यदि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 को देखें, यह किसको बताता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या सतत विकास लक्ष्य नंबर 6 जो है यह जल और स्वच्छता से संबंधित है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से संबंधित है। कुछ शब्दों को थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे सार्वजनिक। सार्वजनिक का क्या मतलब है कि सार्वजनिक का मतलब वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें स्कूल, अस्पताल, टेलीफोन सेवाएं आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं और ये संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती हैं तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। निजी क्या होता है? वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफे के लिए आयोजित किया जाए। तीसरा, चिकित्सा पर्यटक क्या होते हैं? ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं
जहां उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तीसरा, संचारणीय बीमारियां। ये वे बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती हैं, जैसे पानी से, भोजन से, हवा से इत्यादि। ओपीडी क्या होता है? ओपीडी यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। तो याद रखिएगा ओपीडी का फुल फॉर्म क्या है, कहीं पूछा जा सकता है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में आते हैं। अगला है नैतिक आचार। ठीक है, नैतिक आचार क्या है? किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो नैतिक सिद्धांत होते हैं वही आपके मॉरल जो प्रिंसिपल होते हैं वही कहलाते हैं। जेनेरिक नाम क्या है? दवाइयों के रासायनिक नाम को ही जेनेरिक नाम कहा जाता है। वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं और वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड जो है ये एस्पिरिन का ही, एस्पिरिन जो दवा आती है उसका जेनेरिक नाम है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अध्याय नंबर 2 था ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।